की हाल चाल कैसे हैं आप सब? मैं बहुत बढ़िया हूँ यार। आप लोग बताइए कैसी कट रही है आप लोगों की ज़िंदगी? सर कट ही रही है, बस सिलेबस पूरा नहीं हो रहा सर, बोर्ड सिर पे आ चुके हैं। क्या ही सॉल्यूशन है सर बताइए? चलो कोई बात नहीं, मैं आप लोगों की थोड़ी-सी हेल्प कर देता हूँ। केमिस्ट्री इन 10 मिनट वाली सीरीज़ का मैं 3rd चैप्टर लेके आया हूँ, दैट इज़ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स को हिंदी में धातु बोलते हैं और नॉन मेटल्स को हिंदी में अधातु बोलते हैं। कोशिश करना कि ये वाली सीरीज़ को पूरा देख लो, क्योंकि ये शॉर्ट वर्ज़न है, इसको आप इज़िली देख सकते हो। 2x की स्पीड में भी देखोगे तो 5-6 मिनट में पूरा पूरा लेक्चर कवर हो जाएगा। लेकिन ये उन बच्चों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा जिनके बेसिक्स ज़्यादा क्लियर हैं, ठीक है? और 1 मार्कर का क्वेश्चन तो इन लेक्चर से पक्का बनेगा, गारंटीड, ठीक है? तो 1 मार्कर के लिए तो इसको ज़रूर देखना। जो पहले 20 क्वेश्चन आते हैं ना तुम्हारे 1 मार्कर वाले, वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल करेंगे ये 10 मिनट्स के लेक्चर उसमें, ठीक है? चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी कि भौतिक गुणधर्म के बारे में मेटल्स के भी और नॉन मेटल्स के भी, यानी कि धातु के और अधातु के। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? लस्टर। मेटल जो है लस्टर की प्रॉपर्टी शो करते हैं, यानी कि उनमें चमक होती है। नॉन मेटल में चमक नहीं होती। मेटल जो है मेलिएबिलिटी की भी प्रॉपर्टी शो करते हैं। मेलिएबिलिटी मतलब किसी भी मेटल को पीट पीट कर उसको शीट्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। जैसे कि एल्यूमिनियम फॉइल होती है, एल्यूमिनियम फॉइल बिल्कुल सीधी होती है शीट की फॉर्म में। उसमें आप क्या करते हो? रोटी वगैरह परांठा वगैरह पैक करके स्कूल लेके जाते हो, ठीक है? जबकि नॉन मेटल्स मेलिएबिलिटी वाली प्रॉपर्टी भी शो नहीं करते हैं, ठीक है? थर्ड प्रॉपर्टी इज डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मतलब तन्यता। इसको वायर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना। मेटल्स को पीट पीट के वायर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। जैसे आप अपने फोन का चार्जर यूज करते हो, चार्जर के कभी भी एंड पॉइंट पे देखना बहुत सारी अंदर कॉपर्स की वायर होती हैं। तो कॉपर को पीट पीट कर वैसा बनाया गया है, तार की फॉर्म में, यानी कि वायर्स की फॉर्म में कन्वर्ट किया गया है, ठीक है? दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ डक्टिलिटी, जो कि मेटल शो करते हैं, नॉन मेटल शो नहीं करते हैं, ठीक है? सनरस साउंड। जब भी आप किसी मेटल को हथौड़े से मारोगे तो टन टन की आवाज पैदा करता है ना, वही है ये सनरस साउंड, ठीक है? जबकि नॉन मेटल ये भी शो नहीं करता है। मेटल जो है वो गुड कंडक्टर होते हैं, हीट के भी और इलेक्ट्रिसिटी के भी। नॉन मेटल्स नहीं होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं ये, ठीक है? मेटल जो है वो जनरली हार्ड होते हैं, जबकि नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं, ठीक है? अभी हम मेटल्स की प्रॉपर्टी को थोड़ा ब्रीफ में डिस्कशन करेंगे। लस्टरस होते हैं, चमक होती है। गोल्ड और सिल्वर को आपने चमकते हुए देखा ही होगा। मेलिएबिलिटी की बात करें तो इसमें गोल्ड और सिल्वर का एग्जांपल दिया गया है, शीट्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना। डक्टिलिटी में तार की फॉर्म में कन्वर्ट करना। 1 ग्राम गोल्ड से आप 2 किलोमीटर लंबी वायर बना सकते हो। पता है आपको? जहां भी आप बैठे हुए वहां से 2 किलोमीटर लंबा सोच लो आप कितनी लंबी वायर बन जाएगी। सनरस साउंड। जब भी हथौड़े से पीटोगे तो टन टन की आवाज पैदा होगी। कंडक्टर। मेटल जो गुड कंडक्टर होते हैं, हीट के भी इलेक्ट्रिसिटी के भी। हीट के कंडक्टर के कुछ एग्जांपल दे रखे हैं सिल्वर और कॉपर, ठीक है? नॉन मेटल्स की अगर हम बात करें, या तो सॉलिड फॉर्म में मिलेंगे या गैसियस फॉर्म में मिलेंगे, एक्सेप्ट ब्रोमीन। ब्रोमीन किस फॉर्म में आपको मिलता है? लिक्विड फॉर्म में मिलता है, ठीक है? कुछ एक्सेप्शन है यहाँ पे, जैसे मरकरी जो है, मरकरी अकेला ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में मिलता है, नहीं तो मेटल किस फॉर्म में होते हैं? सॉलिड फॉर्म में, ठीक है? गैलियम और सीजियम का मेल्टिंग पॉइंट यानी कि गलनांक बहुत कम होता है। ये इतना कम होता है कि इनको हथेली पे रखोगे ना तो भी पिघल जाएंगे, गैलियम और सीजियम तो, ठीक है? आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि चमकता है, यानी कि नॉन मेटल में भी एक है ऐसा जो कि चमक पैदा करता है, लस्टर है, ठीक है? कार्बन के हमारे पास 2 एलोट्रोप है, डायमंड और ग्रेफाइट। डायमंड यार बड़ा हार्ड होता है, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, बहुत ज्यादा हाई होता है इनका गलनांक और कवथनांक, ठीक है? ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, पूरी तरह से सुचालित। पेंसिल के अंदर जो निब होती है वो ग्रेफाइट वाली होती है, ठीक है? लिथियम, सोडियम और पोटेशियम ये पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट ग्रुप में पाए जाते हैं। इनको एल्कली मेटल भी बोला जाता है। बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, केक की तरह काटोगे ना तो वैसे भी कट जाएंगे। आप मुझे बताइए एल्कलाइन अर्थ मेटल कौन से होते हैं और वो पीरियोडिक टेबल में कौन से ग्रुप में होते हैं? एल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है? ये होमवर्क में क्वेश्चन बताइए। नॉन मेटल्स को अगर आप पानी में डिसोल्व करते हो तो वो एसिडिक ऑक्साइड पैदा करते हैं। इसको अगर आप पानी में डिसोल्व करते हो तो वो बेसिक ऑक्साइड पैदा करते हैं, ठीक है? प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स की अगर हम बात करें तो क्या होगा? सबसे पहली प्रॉपर्टी, मेटल एयर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं? तो हमने कोई भी एक मेटल लिया, कॉपर, कॉपर को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया तो उसने कॉपर ऑक्साइड बना दी, ठीक है? तो मेटल जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल ऑक्साइड बनाएगा। सिमिलरली एल्यूमिनियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना दी। एनोडाइजिंग प्रोसेस के बारे में बताइए, एनोडाइजिंग प्रोसेस कौन सा होता है? ये 1 मार्कर है आपका, ठीक है? सोडियम और पोटेशियम सबसे ज्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं। इनको कभी भी खुले में नहीं रखा जाता क्योंकि जलना शुरू कर देते हैं, इसलिए इनको केरोसिन ऑयल में रखा जाता है, ठीक है? मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, इन सब मेटल्स पर ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाती है। एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की लेयर का चढ़ना क्या कहलाता है? बताइए आंसर। एनोडाइजिंग है या नहीं ये भी बता दो। आयरन को हीट करने पर जलता है, आयरन कभी भी हीट करने पर जलता नहीं है, या जाहिर सी बात है, लेकिन आयरन फीलिंग जल जाती है, यानी कि लोहे की जो छोटी छोटी कीलें होती हैं वो जल जाती हैं। कॉपर पर ब्लैक कलर की कॉपर ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाती है। जैसे ही कॉपर कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा ना, उसके ऊपर ब्लैक कलर की कोटिंग आ जाएगी, जैसे कि ये वाली हमारी रिएक्शन थी, ये वाली, ठीक है? सिल्वर और गोल्ड जो है सबसे कम रिएक्टिव मेटल होते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे होते हैं। डोंट रिएक्ट विद एयर, ठीक है? ये हवा के साथ रिएक्ट नहीं करते, लेकिन इनसे नीचे प्लेटिनम भी आता है, ठीक है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ऐसे मेटालिक ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं, हम उनको बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड, यानी कि उभयधर्मी ऑक्साइड। इनमें एग्जांपल है एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड का, ठीक है?
जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड ने एसिड के साथ रिएक्ट किया तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बना दिया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड ने बेस के साथ रिएक्ट किया यानी कि NaOH के साथ तो सोडियम एल्यूमिनेट बना दिया और वाटर बाहर निकल गया। ठीक है, Al के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव, इस पॉजिटिव ने इस नेगेटिव पे अटैक किया तो वो AlCl3 बन गया और H2O बाहर। ठीक है, अब मेटल वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। अभी तक हमने पढ़ा कि मेटल एयर के साथ कैसे रिएक्ट कर रहे थे, अब हम पढ़ेंगे कि मेटल वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। जैसे ही मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो या तो वो मेटल ऑक्साइड बनाएगा या मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन निकलेगी बाहर। जैसे ही मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा मेटल हाइड्रोक्साइड बना देगा। ठीक है, ये हमारा पोटेशियम है, एक मैंने मेटल उठाया एक मैंने वाटर उठाया। जैसे ही मैंने वो मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट किया तो हमारा बन गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वाटर बाहर। यहाँ भी सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया, यहाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, यानी कि हर केस में हमारा मेटल हाइड्रोक्साइड बन रहा है। ठीक है, यानी कि हर केस में हमारा मेटल हाइड्रोक्साइड बन रहा है और हाइड्रोजन बाहर जा रही है। तो मतलब ये स्टेटमेंट पूरी तरह से सही है। ये हमारी रिएक्टिविटी सीरीज है जिसमें पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। ठीक है, जो सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम है ये रिएक्ट करते हैं ठंडे पानी के साथ। ठीक है, एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक ये रिएक्ट करते हैं स्टीम के साथ यानी कि पानी की गैस वाली फॉर्म के साथ। मैग्नीशियम रिएक्ट करता है गर्म पानी के साथ। कैल्शियम और मैग्नीशियम ये दोनों पानी की सतह पर फ्लोट करना शुरू कर देते हैं क्योंकि हाइड्रोजन गैस के बबल्स कैल्शियम और मैग्नीशियम की सरफेस पर चिपक जाते हैं, इसलिए वो फ्लोट करते हैं। कॉपर, सिल्वर और गोल्ड ये हमारी रिएक्टिविटी सीरीज में लगभग लगभग नीचे आते हैं, तो ये पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, हमने ये देख लिया कि मेटल एयर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, ये भी देख लिया कि मेटल वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। अब देखेंगे कि मेटल एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। ठीक है, ये हमने मेटल उठाया, ये हमने डाइल्यूट एसिड उठाया, एक मेटल को डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट कराया तो सोल्ट बनेगा और हाइड्रोजन बाहर। जैसे मैंने कोई भी एक मेटल उठाया, आयरन उठा लिया, डाइल्यूट एसिड से इसकी मैंने रिएक्शन कर दी तो सोल्ट बन गया और हाइड्रोजन बाहर। हुआ कैसे ये प्रोसेस, चलो देख लेते हैं। मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, हाइड्रोजन में पॉजिटिव, Cl पे नेगेटिव, इस पॉजिटिव ने इस नेगेटिव पे अटैक किया तो FeCl2 बन गया और हाइड्रोजन बाहर। मेटल पे पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोजन में पॉजिटिव, Cl पे नेगेटिव, इस पॉजिटिव ने इस नेगेटिव पे अटैक किया तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बन गया। मैग्नीशियम एक मेटल है, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव, इस पॉजिटिव ने इस नेगेटिव पे अटैक किया तो मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया और हाइड्रोजन बाहर। ठीक है, इतनी तो इजी है यार रिएक्शन। अभी हम नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन को देखेंगे। नाइट्रिक एसिड क्या है, नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, विच ऑक्सीडाइजेस द अदर सब्सटेंसेस एंड इटसेल्फ गेट्स रिड्यूस्ड, अपने आप रिड्यूस हो जाएगा। रिड्यूस होने का मतलब क्या है कि हाइड्रोजन लेगा और जो उसके पास जो हाइड्रोजन होगी उसको तो वो देने से रहा, सीधी सी बात है। तो HNO3 जो है वो हाइड्रोजन प्रोड्यूस नहीं करता है। किसी भी मेटल से रिएक्ट करा लो, एक नंबर का डीठ इंसान है, बिल्कुल हाइड्रोजन नहीं देगा, बिल्कुल नीयत खराब है इसकी। ठीक है, जैसे ही मैं, लेकिन उसके बावजूद दो लोंडे हैं हमारे पास, एक तो मैग्नीशियम और मैग्नीशियम, इतने खतरनाक लोंडे हैं भाई साहब, इन्होंने HNO3 से हाइड्रोजन छीन ली। हम बताते हैं कि ये कैसे नहीं देता है। ठीक है, तो इन दोनों ने इससे हाइड्रोजन छीन ली। ठीक है, तो सिर्फ मैग्नीशियम और मैग्नीशियम ऐसे हैं जो डाइल्यूट HNO3 से हाइड्रोजन छीन सकते हैं, बाकी किसी की औकात नहीं है भाई साहब। इन्होंने जिम शुरू कर दिया था ना, इसलिए ये इजिली छीन ले गए, बाकियों के बस की नहीं है। बाकियों ने क्या ही नहीं, प्रोटीन ही नहीं लिया, और प्रोटीन ले भी लिया तो सारा का सारा पावर तुम्हें पता ही है निकाल देते हैं। और एक है हमारे मिस्टर कॉपर। मिस्टर कॉपर जैसे ही डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करते हैं, ये इसके साथ भी रिएक्शन नहीं कर पा रहे। इस कॉपर को यार मैग्नीशियम और मैग्नीज से जरूर कुछ ना कुछ सीखने की जरूरत है। बेशरम आदमी भाई, कुछ तो सीख, तू कैसा बेवकूफ आदमी है यार, ऐसे थोड़ी ना होता है। शेम ऑन यू मैन, मिस्टर कॉपर, शेम ऑन यू, यू नीड टू वर्क हार्ड लाइक मिस्टर मैग्नीज एंड मिस्टर मैग्नीशियम। ठीक है, राइट। एक्वारिजिया, एक्वारिजिया किस किस का मिक्सचर है, कॉन्सेंट्रेटेड HCl और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 का। कॉन्सेंट्रेटेड HCl और HNO3 किस रेशो में प्रेजेंट होते हैं, 3:1 में। कई बार क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया जाता है, इसको HNO3 और HCl कर देंगे, फिर आपसे रेशो पूछ लेंगे, फिर आप कैसे बताओगे HNO3 के नीचे कितना आएगा 1, इसके नीचे कितना आएगा 3। तो ये याद रखना, कई बार चीजें उल्टी पुल्टी करके भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इज मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं सोल्यूशन ऑफ अदर मेटल सोल्ट्स के साथ। ठीक है, जैसे मैंने कोई एक मेटल उठाया, ये मैंने एक मेटल सोल्ट उठा लिया, आयरन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, कॉपर पे पॉजिटिव, सल्फेट पे नेगेटिव, पॉजिटिव ने नेगेटिव पे अटैक कर दिया, FeSO4 बन गया और कॉपर बाहर होते हुए एल्यूमिनियम इसे सल्फेट छीन लेगा। यार क्या जिंदगी कॉपर की, कॉपर बेटा तू सिंगल ही मरेगा, छोड़, तेरे से कुछ नहीं होगा। रिएक्टिविटी सीरीज की बात करते हैं यार, सक्रियता श्रेणी। रिएक्टिविटी सीरीज में क्या होगा कि जो हमारे टॉप में जो मेटल होते हैं ना वो होते हैं हाईली रिएक्टिव, और जो हमारे नीचे वाले मेटल होते हैं वो होते हैं सबसे कम रिएक्टिव। टॉप में क्या आता है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये लो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, सबसे पहले पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, जिंक, आयरन, कोबाल्ट, निकल, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। ठीक है, ये है हमारी रिएक्टिविटी सीरीज। यहाँ पे हम बात करते हैं मेटल और नॉन मेटल आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं। ये कुछ आपको नॉन मेटल की लिस्ट दे रखी है यार, इसको देख लेना। हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सेलेनियम, एसिटीन, रेडोन, ये सारे नॉन मेटल्स होते हैं। ठीक है,
मेटल जनरली इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं इसलिए उनको कैटायन बोला जाता है यानी कि धनायन। नॉन मेटल जनरली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं इसलिए उनको एनायन बोला जाता है यानी कि ऋणायन। ठीक है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 281, लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन आएगा। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है 287, तो इसके लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो सोडियम के लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ये रहा एक इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन के लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, ये रहे 7 इलेक्ट्रॉन। सोडियम के लिए 7 इलेक्ट्रॉन लेना इजी है या एक इलेक्ट्रॉन छोड़ना इजी है, जाहिर सी बात है एक इलेक्ट्रॉन छोड़ना इजी है, तो अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा और वो क्लोरीन को दे देगा। और क्लोरीन को क्या चाहिए, क्लोरीन को एक ही तो इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए, क्लोरीन इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो जो छोड़ेगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, जो लेगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। ठीक है। ऐसे कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनते हैं उनको हम आयनिक कंपाउंड बोलते हैं, जैसे ये वाले हैं, सोडियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड होते हैं क्योंकि आयन के ट्रांसफर से बनते हैं। आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी बताते हैं भाई। चलो, फिजिकल नेचर कैसा होता है आयनिक कंपाउंड का, जाहिर सी बात है यार पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन के बीच में अट्रैक्शन तो जबरदस्त वाली होती है, तो जाहिर सी बात है बिल्कुल सॉलिड तरीके से एक दूसरे को हेल्ड करेंगे, और सॉलिड तरीके से एक दूसरे को हेल्ड करेंगे बिल्कुल तो कठोर होंगे, हार्ड होंगे। ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी होगी, सॉलिड होंगे, हार्ड होंगे, ब्रिटल होंगे। ठीक है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, जाहिर सी बात है आयनिक आयनिक बॉन्ड बड़ा ही स्ट्रॉन्ग होता है यार। जब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा तो जाहिर सी बात है उसको तोड़ने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, तो उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हाई। उनका क्वथनांक और गलनांक कैसा हो जाएगा, बहुत ज्यादा हाई, क्योंकि उनको तोड़ना इजी थोड़ी ना होता है। सोल्युबिलिटी की बात करें, आयनिक कंपाउंड यार देखो वाटर में तो सोल्यूबल होते हैं, जाहिर सी बात है कितनी बार हमने इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन में वाटर को यूज किया है, आयन को तोड़ा है, करंट पास करा के, तो वाटर में तो ये सोल्यूबल होते हैं, लेकिन पेट्रोल और केरोसिन में नहीं होते यार। ठीक है। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अभी तो बताया वाटर में तो कंडक्शन हो जाती है लेकिन नॉट पॉसिबल इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में कैसे कंडक्शन होगी यार, आयंस हैं, आयंस अगर सॉलिड स्टेट में रहेंगे, जब वो टूटे ही नहीं होंगे तो कंडक्शन पॉसिबल ही नहीं है, मूवमेंट ही पॉसिबल नहीं है ना आयंस में, जब तक मूवमेंट नहीं होगी तो कंडक्शन कैसे होगी, नहीं होगी। अग्रेंस ऑफ मेटल्स, धातुओं को आप कैसे प्राप्त कर सकते हो इसके बारे में अभी हम जानकारी लेंगे। मिनरल्स क्या होते हैं, अर्थ की जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है ना, अर्थ क्रस्ट जिसको बोलते हैं, उसमें बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे कि सिलिकेट्स के काफी सारे पाए जाते हैं, फेल्डस्पेर वगैरह पाए जाते हैं। ठीक है। अर्थ अर्थ क्रस्ट में नेचुरली पाए जाने वाले एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। ठीक है। ओर्स क्या होते हैं, कुछ स्थानों पर जो हमारे मिनरल्स होते हैं ना, मिनरल्स के अंदर एक पर्टिकुलर टाइप का मेटल होता है, उस मेटल्स को प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट किया जाता है जो कि काफी फायदेमंद होता है यार हमारे लिए, उसको बोला जाता है ओर्स। जैसे कि हेमेटाइट होता है, हेमेटाइट किसका ओर है, आयरन का। बॉक्साइट किसका ओर है, एल्यूमिनियम का। ये रहे एग्जांपल। ठीक है। सिनेबार, सिनेबार का केमिकल फॉर्मूला बताइए, अगर आप पढ़ चुके हो तो आप इसका फॉर्मूला बता सकते हो, नहीं तो आगे आएगा ही। ठीक है। गैंग, ये स्कूल वाली बैक बेंचर्स की गैंग की बात बिल्कुल भी नहीं हो रही है, जो स्कूल से बाहर निकलते ही बेल्टे चलाते हैं, जो सीधी सी बात है फटाफट फटाफट कर देते हैं स्कूल से छुट्टी होने के बाद, ये वो वाला गैंग बिल्कुल भी नहीं है, ये इंप्योरिटीज वाला गैंग है। ठीक है। अर्थ से आप जब बोर्स को निकालते हैं तो उनमें बहुत सारी इंप्योरिटीज होती हैं सैंड सोइल की फॉर्म में, उन इंप्योरिटीज को गैंग बोला जाता है। हाँ सर, बैक बेंचर भी तो इम्प्योर होते हैं, इम्प्योर नहीं होते लाला, उनमें से ना एक आधा बंदा इतना जबरदस्त मिलता है, बुद्धिमान, इंटेलिजेंट, आप सोच भी नहीं सकते। बैक बेंचर ब्रेन होता है इंडिया का, ये मेरा मानना है, लेकिन सारे नहीं। उनमें से कुछ एक लोग होता है, 6-7 लोगों का ग्रुप होगा बैक बेंचर का, उनमें से एक बंदा ऐसा मिलता है जो जबरदस्त होता है, खतरनाक एकदम। इस डायग्राम के थ्रू आप आगे का पूरा चैप्टर समझ सकते हो। जैसे हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर होती है, मेटल हमारे पास 3 फॉर्म में मिलेंगे, जो हाई होंगे रिएक्टिविटी सीरीज में, मीडियम होंगे और जो लो होंगे रिएक्टिविटी सीरीज में। हाई में कौन कौन से आते हैं, पोटेशियम है और सोडियम है। ठीक है, ये वाले आएंगे। मीडियम में क्या आएंगे, एल्यूमिनियम है, जिंक है, आयरन है, ये आ जाएंगे। लो रिएक्टिविटी सीरीज में क्या आएंगे, गोल्ड आ जाएगा, सिल्वर आ जाएगा, प्लेटिनम आ जाएगा। ठीक है। जो हमारे हाईली रिएक्टिव हैं, जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होंगे, बहुत ज्यादा ताकतवर होंगे, उनमें से मेटल को निकालना काफी मुश्किल काम है, इसलिए उनको करंट लगाया जाता है, इलेक्ट्रिक करंट देंगे, उनको शॉक देंगे, तब वो मेटल निकल के आएगा उनमें से। ठीक है। तो इसलिए इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है जो हाईली रिएक्टिव मेटल है उनके साथ। जो मीडियम ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज में होते हैं ना, ये 2 टाइप के और बनाते हैं, एक तो कार्बोनेट और बनाते हैं, एक सल्फाइड और बनाते हैं। सल्फाइड और के साथ क्या किया जाता है, उनके साथ रोस्टिंग की जाती है, कार्बोनेट और के साथ कैल्सिनेशन किया जाता है, और इनको ऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। ऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद एक रिड्यूसिंग एजेंट उठाया जाता है, कोई भी कार्बन जैसा, उस रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करके मेटल को प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है। और जो लो इन द रिएक्टिविटी सीरीज है, ये जनरली पाए जाते हैं सल्फाइड ओर्स की फॉर्म में, इनको ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है पहले रोस्टिंग वाले मेथड से। ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के बाद इनसे मेटल इजीली निकाला जा सकता है। इनमें 3 स्टेप है हमारे पास अकरेंस ऑफ मेटल्स के लिए, एनरिचमेंट ऑफ ओर्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स एंड रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। ठीक है। स्टेप इज एनरिचमेंट ऑफ ओर्स, यानी कि अयस्कों का समृद्धिकरण, ओर्स से इंप्योरिटीज का निकालना, ये होता है एनरिचमेंट का मतलब। यहाँ पे कुछ मेथड दिए गए हैं, हैंड पिकिंग, हाइड्रोलिक वॉशिंग, फ्रोथ फ्लोटेशन, केमिकल सेपरेशन। हैंड पिकिंग,
जैसे कि यार कई बार ना गेहूं चावल वगैरह हम लाते हैं, उनमें कंकड़ पत्थर होते हैं, तो उनमें से हम छांटते हैं ना, कुछ ऐसा ऐसा होता है हैंड पिकिंग, ठीक। छानकर या चुंबक द्वारा भी एनरिचमेंट किया जाता है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, जो लो रिएक्टिविटी सीरीज में होंगे उनका एक्सट्रैक्शन अलग तरीके से होगा, मीडियम वालों का अलग से और हाई रिएक्टिविटी वालों का अलग से, जैसा मैंने अभी आपको डायग्राम में बताया। जो लो होंगे रिएक्टिविटी सीरीज में उनका एक्सट्रैक्शन कैसे होगा, मरकरी सल्फाइड ले लिया यानी कि सिनेबार, ये लो इन द रिएक्टिविटी सीरीज है, ठीक है। HgS को सीधा ऑक्साइड में कन्वर्ट किया गया और ऑक्साइड से सीधा मेटल बना लिया गया, ठीक है। एक्सट्रैक्ट किया जाता है लो इन द रिएक्टिविटी सीरीज में जो मेटल है उनसे, जैसे सल्फाइड ओर था, सल्फाइड ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट किया और फिर ऑक्साइड ओर से सीधा मेटल निकाल लिया, ठीक है। मीडियम में जो मेटल है रिएक्टिविटी सीरीज में वो या तो सल्फाइड के ओर्स की फॉर्म में मिलेंगे या मिलेंगे कार्बोनेट के ओर्स की फॉर्म में, ठीक है। तो जो सल्फाइड के ओर्स की फॉर्म में मिलेंगे उनके साथ तो किया जाएगा रोस्टिंग का प्रोसेस यानी कि भ्रजन। कार्बोनेट के ओर्स की फॉर्म में जो होंगे उनके साथ किया जाएगा कैल्सिनेशन का प्रोसेस, ठीक है। रोस्टिंग वाले मिलेंगे सल्फाइड की फॉर्म में, तो सल्फाइड से ऑक्साइड बनाया जाएगा, ठीक है। कैल्सिनेशन में कार्बोनेट से ऑक्साइड बनाया जाएगा, ठीक है। फर्क क्या है रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में? रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में फर्क ये है कि यहाँ पे जो हीट होती है ना वो स्ट्रॉन्गली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर होती है, और यहाँ पे हीट होता है स्ट्रॉन्गली इन द लिमिटेड एयर। और यहाँ पे जिसको ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है वो होते हैं सल्फाइड और यहाँ पे जिसको ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है वो होते हैं कार्बोनेट और, ठीक है। अब ऑक्साइड में अब जब जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो चुका है तो अब जिंक ऑक्साइड से अब हमें मेटल को निकालना है। जिंक ऑक्साइड से मेटल को निकालने के लिए हम एक रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे, दैट इज कार्बन। तो जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें जिंक मिल जाएगा, प्रॉफिटेबली हमारा जिंक निकल जाएगा, इधर कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। कार्बन क्या है? कार्बन एक रिड्यूसिंग एजेंट है विच रिड्यूसेस द अदर सब्सटेंसेस एंड इटसेल्फ गेट्स ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज होता है वो आपको दिख भी रहा होगा, कार्बन ने इससे ऑक्सीजन छीन ली और खुद ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन से होते हैं? जो दूसरों को रिड्यूस करते हैं और खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, जैसे कार्बन हो गया। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, हाई रिएक्टिविटी वालों से आप मेटल कैसे एक्सट्रैक्ट करोगे बताइए। हाई रिएक्टिविटी वालों से मैं एक्सट्रैक्ट करने का एक ही तरीका, उनको करंट लगा दो, सीधी सी बात है। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करिए। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन में क्या होएगा? जो हमारा सोडियम क्लोराइड है, सोडियम में पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कौन से रोड पे जाएगा? कैथोड वाले रोड पे यानी कि नेगेटिव वाले पे। क्लोरीन यानी कि नेगेटिव चार्ज कौन से वाले रोड पे जाएगा? पॉजिटिव वाले रोड पे यानी कि एनोड वाले रोड पे, ठीक है। और अलग अलग हो जाएंगे। रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स में हम क्या सीखते हैं? रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स का यार बहुत सीधा सा प्रोसेस है, दो स्ट्रिप लोगे आप। ये तो प्योर मेटल की स्ट्रिप है, ये है इम्प्योर मेटल की स्ट्रिप। इम्प्योर मेटल की स्ट्रिप पे लोगे, जैसे मान लो आपने कोई भी इम्प्योर मेटल ले लिया, जैसे मान लो आपने कॉपर ले लिया, ठीक है। ये आपने कॉपर की प्योर फॉर्म ले ली और ये आपने ले ली कॉपर की इम्प्योर फॉर्म। इस वाले कॉपर के पास बहुत सारी इम्प्योरिटीज हैं। इम्प्योर वाले को आप पॉजिटिव से कनेक्ट करोगे, प्योर वाले को आप नेगेटिव से कनेक्ट करोगे। तो ये वाला जो इम्प्योर कॉपर है अपनी इम्प्योरिटीज के साथ इस वाले इलेक्ट्रोलाइट में घुल जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट किस चीज का है? कॉपर सल्फाइड का, एसिडिफाइड कॉपर सल्फाइड का। तो जाहिर सी बात है कॉपर के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव चार्ज को वाला कॉपर यहाँ से चलता हुआ यहाँ पे आ जाएगा और प्योर कॉपर आपको बच जाएगा। और यहाँ से जो इम्प्योरिटीज इस इलेक्ट्रोलाइट में आएंगी, वो कुछ इम्प्योरिटीज तो इस इलेक्ट्रोलाइट में घुल जाएंगी और जो इम्प्योरिटी इस इलेक्ट्रोलाइट में घुल नहीं पाएंगी वो एनोड के नीचे इकट्ठी हो जाएंगी। और इस एनोड के नीचे वो इकट्ठी हो जाती है इम्प्योरिटीज, इसलिए इसको एनोड मड बोला जाता है, एनोड कीचड़, ठीक है। जो भी नाम होता है यार, वट एवर। तो ये मैंने प्रोसेस लिख रखा है, व्हेन यू टर्न ऑन द करंट इम्प्योर मेटल एट द एनोड स्टार्ट डिसॉल्व इलेक्ट्रोलाइट देन इन द ट्रीटमेंट, वट एवर पढ़ लेना है जो भी है। जब आप करंट चालू करते हो तो एनोड पर, जाहिर सी बात है एक ही बात याद करने वाली, प्रोसेस सिर्फ इतना सा है कि यहाँ से इम्प्योर चीजें चलेंगी। जाहिर सी बात है कॉपर के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव चार्ज तो कैथोड की तरफ जाएगा, तो वो चला जाएगा इस प्योर वाली स्ट्रिप के पास, और जो इम्प्योरिटीज है वो इलेक्ट्रोलाइट में घुल जाएंगी और जो नहीं घुल पाएंगी वो यहाँ पे एनोड के नीचे इकट्ठी हो जाएंगी, इसलिए इसको एनोड मड बोलेंगे, ठीक है। जब आप करंट चालू करते हैं तो एनोड पर मौजूद अशुद्धियां धातु इलेक्ट्रोलाइट में घुल जाती है और जमा हो जाती है, वटेवर यार जो भी पढ़ लेना। कोरोजन संक्षारण, सीधी सी बात है, जंग लगना इसका मतलब होता है। जंग लगने के लिए दो चीजें चाहिए, एक तो मॉइस्ट चाहिए आपको, एक आपको एयर चाहिए यानी कि आर्द्रता और वायु चाहिए आपको, ठीक है। सिल्वर को अगर जंग लगेगा तो वो ब्लैक कोटिंग क्रिएट करेगा, कॉपर पे अगर जंग लगेगा तो वो ग्रीन कोटिंग क्रिएट करता है, आयरन पे जंग लगता है तो वो ब्राउन कोटिंग क्रिएट करता है। वन मार्कर में ये चीज पहले भी पूछी जा चुकी है, आगे भी पूछी जाएगी। सिल्वर पे जंग लगेगा तो वो कैसी कोटिंग क्रिएट करेगा और कॉपर पे जंग लगेगा तो कैसी क्रिएट करेगा? आंसर लिखिए कमेंट सेक्शन में। प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन बताइए, कोरोजन से बचने के क्या उपाय हैं आपके पास? जैसे कि गल्वेनाइजेशन है, यशद लेपन। आयरन और स्टील को जंग से बचाने के लिए आप उसके ऊपर जिंक की लेयर चढ़ा देते हो, सीधी सी बात है, ये होता है गल्वेनाइजेशन, ठीक है। लेकिन कई बार क्वेश्चन आता है जब जिंक की लेयर हट जाती है तो भी वो जंग से बचता रहेगा, क्या ये सही है या गलत है, और सही है तो क्यों है? बताइए कमेंट सेक्शन में। एलोए, एलोए क्या होता है? एलोए एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है दो या दो से ज्यादा मेटल्स का या एक मेटल और एक नॉन मेटल का, ठीक है।
आयरन में क्या क्या होता है? आयरन तो होता ही है, कार्बन 0.05% होता है, ठीक है। आयरन के साथ अगर मैं निकल और क्रोमियम को मिक्स कर देता हूं तो वो स्टेनलेस स्टील बना देते हैं, यानी कि स्टेनलेस इस्पात। ये क्रोमियम का सिंबल है, ये निकल का सिंबल है, ये टिन का सिंबल है, ऐसा ये लेड का सिंबल है, यानी कि सीसा। ब्रास किस किस का एलॉय है? कॉपर और जिंक का। ब्रोंज किस किस का एलॉय है? कॉपर और टिन का। सोल्डर किस किस का एलॉय है? लेड और टिन का। आप कोई भी एक एलॉय उठा लो, अगर उस एलॉय में एक मेटल मरकरी है ना तो वो एमलगम बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? एमलगम। ये वाली रिएक्शन याद कर लेना यार, ये एक थर्माइट रिएक्शन है, ठीक है। थर्माइट रिएक्शन किस लिए की जाती है? थर्माइट रिएक्शन ये होती है रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन करने के लिए। किसको ज्वाइन करने के लिए? रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। इस रिएक्शन को बताइए ये किस लिए है? जल्दी बताइए, इसका नाम भी बताइए फटाफट। कोरोजन से बचने के 6 तरीके बताइए, बता दो यार, लिख दो, ये तो लिख ही दो। वैल्यू ऑफ प्योर गोल्ड। प्योर गोल्ड कितने कैरेट का होता है यार? 22 कैरेट का होता है या 24 कैरेट का होता है? बताइए।